नमस्कार दोस्तों, एग्जाम कांकर्स चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं के.एन. मिश्रा। दोस्तों, आज मैं आर.ओ. री एग्जाम के लिए जीएस का चौथा टेस्ट सीरीज लेकर उपस्थित हूं। इसके पहले हम लोगों ने 3 टेस्ट सीरीज सफलतापूर्वक सॉल्व कर लिया है। अगर अभी तक आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही दोस्तों, हम लोगों ने आर.ओ. री एग्जाम के लिए सामान्य हिंदी की टेस्ट सीरीज भी शुरू की है, जिसमें अभी तक हमने पर्यायवाची, विलोम व तद्भव तत्सम टॉपिक के प्रश्नों को सॉल्व किया है। आप आर.ओ. सामान्य हिंदी की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों, चलिए आज हम आर.ओ. री एग्जाम की चौथी टेस्ट सीरीज के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि प्रश्न बहुत मानक स्तर के हैं और इन्हें आर.ओ. री एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो चलिए आज के पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वर्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है, किसका? प्रश्न देखिए, वर्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? ठीक है, यह साल में एक बार जारी होता है, क्योंकि लिखा है वार्षिक प्रकाशन है, तो याद रखिएगा कि वर्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है। अब चलते हैं कि इसे जारी कौन करता है। ऑप्शन ए है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ऑप्शन बी है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, ऑप्शन सी है विश्व व्यापार संगठन और ऑप्शन डी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो कौन जारी करता है वर्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट? आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइएगा, इससे आपका खुद का भी मूल्यांकन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वर्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। ठीक है, इसे IBRD भी कहते हैं, ये वर्ल्ड बैंक का हिस्सा है। तो बी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक या वर्ल्ड बैंक प्रकाशित करता है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे स्थित है? आपको बताना है कि कौन सा पर्वत राइन नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए है पिरेनीज, ऑप्शन बी है कारपेथियान, ऑप्शन सी है एपिनाइन्स और ऑप्शन डी है ब्लैक फॉरेस्ट। तो आपको बताना है कि इनमें कौन सा पर्वत राइन नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए, इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है यह राइन नदी के किनारे स्थित है। ठीक, राइन नदी निकलती है तो एक तरफ ब्लैक फॉरेस्ट है, एक तरफ वासजेज है। ठीक, तो राइन नदी के किनारे ब्लैक फॉरेस्ट और वासजेज दोनों पर्वत पाए जाते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, इसकी व्याख्या दिया है, राइन नदी स्विट्जरलैंड में आल्प्स क्षेत्र से निकलकर, अब देखिए व्याख्या पढ़ने का फायदा यह है कि उसके बारे में कंप्लीट जानकारी मिल जाती है, और आप इसको पढ़ते समय इस बात का ध्यान जरूर रखिए कि उस टॉपिक की कंप्लीट जानकारी आप जरूर ले लीजिए। तो चलिए, राइन नदी स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत क्षेत्र से निकल के, तो कहाँ से निकलती है? आल्प्स पर्वत क्षेत्र से निकल के कहाँ बहती है? मुख्यतः जर्मनी, फ्रांस व नीदरलैंड में बहती है। तो इसका अपवाद क्षेत्र क्या हो गया? जर्मनी, फ्रांस व नीदरलैंड। उत्तरी सागर में गिरती है। गिरती कहाँ है? उत्तरी सागर में। तो देखिए, इतने प्रश्नों के जवाब आपको मिल गए कि राइन नदी स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत से निकलती है, जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड में बहती है और अंत में उत्तरी सागर में जाके समाहित हो जाती है। ठीक, अब देखिए कोलोन और बान शहर, देखिए बहुत मिलान करने को ये प्रश्न आता है कि कौन सा राइन नदी के किनारे स्थित शहर है या कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए, कोलोन और बान शहर इसी नदी के तट पर स्थित हैं। ठीक है ना। अब चलिए, इसके पूर्वी किनारे पर ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत श्रेणी और पश्चिमी किनारे पर वासजेज पर्वत श्रेणी है। अब देखिए, इसके पूर्वी किनारे पर
कौन सी पर्वत श्रेणी है? ब्लैक फॉरेस्ट। और इसके पश्चिमी किनारे पर वासजेस, जैसे हमने बताया कि पूर्वी किनारे पे ब्लैक फॉरेस्ट और पश्चिमी किनारे पर वासजेस पर्वत स्थित है। यानी अब आप जान गए होंगे कि राइन नदी भ्रंश घाटी में बहती है। किस में बहती है? भ्रंश घाटी में बहती है राइन नदी। ठीक है, तो एक जानकारी और एक्स्ट्रा हो गई। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? ऑप्शन ए है चैतन्य, ऑप्शन बी है मीराबाई, ऑप्शन सी है वल्लभाचार्य और ऑप्शन डी है नामदेव। तो इसमें से कौन था जो इस्लाम से प्रभावित था? तो देखिए, चैतन्य और मीराबाई नहीं थे, वल्लभाचार्य भी नहीं थे। ऑप्शन डी नामदेव, नामदेव को माना जाता है कि ये इस्लाम से प्रभावित थे। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, चैतन्य, मीराबाई एवं वल्लभाचार्य सगुण संत के रूप में कृष्ण भक्ति के उपासक थे। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, सगुण संत के रूप में कौन कौन थे? चैतन्य, मीराबाई और वल्लभाचार्य, ये तीनों सगुण संत थे। ठीक, जबकि नामदेव जो है यह निर्गुण संत थे। नामदेव कौन थे? निर्गुण संत थे। नामदेव जो हैं वो मूर्ति पूजा, व्रत, उपवास, तीर्थ यात्रा एवं कठोर शरीर साधना के मार्ग के खिलाफ थे। तो नामदेव मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे, व्रत, उपवास, तीर्थ और कठोर साधना को नहीं मानते थे। इस दृष्टि से वे इस्लाम से प्रभावित होते प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो इस दृष्टि से वो इस्लाम से प्रभावित प्रतीत होते हैं, केवल गारंटी नहीं थी, लेकिन ऐसा माना जाता था कि वो इस्लाम से प्रभावित थे। ठीक, नामदेव। अब चलिए चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न है, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। उसके लिए बताना है कि यह किस अनुच्छेद में कहा गया है। प्रश्न फिर से सुन लीजिए। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 160 में, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 162 में, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 165 में और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 310 में। तो किस अनुच्छेद में ऐसी बात कही गई है कि संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है? तो वो हो जाएगा अनुच्छेद 160। तो ए ऑप्शन सही है। ठीक है ना, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 160 के तहत राष्ट्रपति आकस्मिक या असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। ठीक, चलिए पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का पांचवा प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मापक टॉर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है? तो आपको बताना है कि किससे टॉर्नेडो की तीव्रता का मापन किया जाता है। तो ऑप्शन ए है मर्केली स्केल। देखिए, आप टॉर्नेडो किस क्षेत्र में चलता है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि टॉर्नेडो जो तीव्र हवाएं हैं वो किस क्षेत्र में चलती हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ऑप्शन दिया है, देखिए, मार्केली स्केल, ऑप्शन बी है फुजीटा स्केल, ऑप्शन सी है साफिर सैमसन स्केल और ऑप्शन डी है रिक्टर स्केल। तो टॉर्नेडो का मापन किस पे किया जाता है? देखिए, जो मर्केली स्केल है इस पे जो है भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। किसका? भूकंप की तीव्रता का। साफिर सैमसन स्केल जो है इस पे क्या किया जाता है? इस पे हरिकेन की तीव्रता का मापन किया जाता है। दोस्तों, आप कमेंट करके बताइएगा हरिकेन हवाएं किन क्षेत्रों में बहती हैं। ठीक, जो रिक्टर स्केल है यह भी भूकंप की तीव्रता का मापन करता है। ठीक है, तो बचा कौन? फुजीटा स्केल। फुजीटा स्केल जो है यह टॉर्नेडो की तीव्रता का मापन करता है। तो बी ऑप्शन सही है, फुजीटा स्केल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, फुजीटा स्केल का प्रयोग टॉर्नेडो की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है।
चलिए छठे प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित जलवायु कोष के लिए सही नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा कथन हरित जलवायु कोष के लिए या जीसीएफ के लिए सही नहीं है। ऑप्शन ए है, इसकी स्थापना डरबन में आयोजित जलवायु परिवर्तन सभा में हुई थी। कहाँ हुई थी? डरबन में आयोजित। ऑप्शन बी है, यह विकासशील देशों के कार्यक्रमों तथा नीतियों का समर्थन करेगा। ऑप्शन सी है, विकसित देश इसके लिए कोष प्रदान करेंगे। और ऑप्शन डी है, यह कोष वर्ष 2014 से कार्य कर रहा है। तो हरित विकास कोष के संबंध में आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो देखिए, जो डी ऑप्शन है, यह कोष वर्ष 2014 से कार्य कर रहा है, यह बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है, सी ऑप्शन में दिया है विकसित देश इसके लिए कोष प्रदान करेंगे, तो यह भी सही है, विकसित देशों ने इसके लिए एक फंड बनाया है। ठीक है। फिर बी ऑप्शन है, यह विकासशील देशों में कार्यक्रमों तथा नीतियों का समर्थन करेगा। ये भी सही बात है कि जीसीएफ जो है विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन से होने वाले खतरे और उनके कारणों के बारे में बताता है और उनके कार्यक्रमों के नीतियों का समर्थन करता है। ठीक है, कार्यक्रमों तथा नीतियों का समर्थन करता है। चलिए, ए ऑप्शन बचा, इसकी स्थापना डरबन में आयोजित जलवायु परिवर्तन सभा में हुई थी। ये गलत है, क्योंकि इसकी जो स्थापना हुई थी वह कानकुन मैक्सिको सम्मेलन में हुई थी। कहाँ? कानकुन मैक्सिको सम्मेलन में हुई थी, डरबन में नहीं हुई थी। और वो काप 16 था, जलवायु परिवर्तन पे जो सम्मेलन होता है उस पे काप 16 था। काप 16 में जीसीएफ फंड की स्थापना की गई थी। कहाँ? मैक्सिको, कानकुन मैक्सिको में। ठीक है, तो इसलिए ए ऑप्शन गलत है। ठीक, ए ऑप्शन गलत है पूरी तरह से। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, वर्ष 2010 में, कब? वर्ष 2010 में कानकुन मैक्सिको में आयोजित 16वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु की परिवर्तन सम्मेलन काप 16 में हरित जलवायु कोष जीसीएफ ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना का प्रावधान किया गया था। ठीक है ना। 16वें में, वर्ष 2010 में काप 16 कानकुन मैक्सिको में। ठीक है ना, इसकी स्थापना का प्रावधान किया गया और अन्य प्रश्नगत कथन जीसीएफ के संदर्भ में सही है। ठीक है ना। चलिए 7वां प्रश्न है आज का हमारा, निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज से नहीं जुड़े हुए थे? आपको बताना है इसमें से कौन आजाद हिंद फौज के मेंबर नहीं थे। ऑप्शन ए है रशीद अली, ऑप्शन डी है शाहनवाज, ऑप्शन सी है पी के सहगल और ऑप्शन डी है बीसी दत्त। तो इसमें कौन आजाद हिंद फौज से जुड़े हुए नहीं थे? वो है ऑप्शन डी, बीसी दत्त। ठीक है ना, बीसी दत्त आजाद हिंद फौज से नहीं जुड़े थे, जबकि राशिद अली, शाहनवाज और पी के सहगल ये सभी आजाद हिंद फौज से जुड़े हुए थे। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, आजाद हिंद फौज के अधिकारियों एवं सैनिकों को गिरफ्तार कर ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1945 में, देखिए ये मिलान करने को प्रश्न बहुत आता है कि आजाद हिंद फौज के सदस्यों पर मुकदमा कब चलाया गया, तो उसमें ऑप्शन दिया रहता है नवंबर 1945 में। ठीक है, ब्रिटिश सरकार द्वारा आजाद हिंद फौज के सिपाहियों को, पकड़े हुए सिपाहियों पर मुकदमा चलाया गया। ठीक है ना। इसमें प्रेम कुमार सहगल, अब देखिए किस पर मुकदमा चला था। इसमें प्रेम कुमार सहगल, गुरबख्श सिंह एवं शाहनवाज को फांसी की सजा तथा राशिद या रशीद अली को 7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। बीसी दत्त आजाद हिंद फौज से संबंधित नहीं थे। ठीक है ना। तो देखिए, प्रेम कुमार सहगल, गुरबख्श सिंह और शाहनवाज को फांसी की सजा दी गई थी, आजाद हिंद फौज के सिपाही थे ये, तथा राशिद या रशीद अली को 7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। ठीक इस प्रकार बीसी दत्त जो है आजाद हिंद फौज से संबंधित नहीं थे। 8वां प्रश्न है,
एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है वह कौन सी है? ऑप्शन ए है संथाल, ऑप्शन बी है मुंडा, ऑप्शन सी है भील और ऑप्शन डी है थारू। अब बताइए कौन सी जनजाति है जो सरहुल त्योहार मनाती है? तो वो हो जाएगी ऑप्शन बी, मुंडा। ठीक है, बी ऑप्शन सही है, मुंडा जनजाति सरहुल त्योहार मनाती है। देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मुंडा जनजाति अनेक त्योहार मनाती है जिसमें भागे, फागु, कर्मा, सरहुल और सोहरई प्रमुख है। सरहुल त्योहार मार्च अप्रैल माह के दौरान मनाया जाता है। तो अब जान गए होंगे आप कि सरहुल त्योहार कौन मनाता है, वो मुंडा जनजाति मनाती है। ठीक है ना। हमारा नवा प्रश्न है, बकमिंस्टर फुलरीन है। बकमिंस्टर फुलरीन क्या है? तो देखिए ऑप्शन ए है कार्बन यौगिक का एक रूप जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छ होता है जो परस्पर पंचभुज या षटभुज से बने बहुफलकीय संरचना से जुड़े होते हैं। ठीक है। ऑप्शन बी है फ्लोरीन का एक बहुलक है। ऑप्शन सी है कार्बन का एक समस्थानिक जो कार्बन 14 से भारी होता है। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि फ्लोरीन के संबंध में कौन सा कथन इसमें सही है। तो देखिए फ्लोरीन के संबंध में ऑप्शन ए सही है, कार्बन यौगिक का एक रूप जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छ होता है जो परस्पर पंचभुज या षटभुज से बने बहुफलकीय संरचना से जुड़े होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आंसर भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर मिलान करने के लिए पूछ लेता है और उसमें दिया रहता है कि किसका सुमेल सही नहीं है, तो उसमें फ्लोरीन को फ्लोरीन के यौगिक दे देता है जो वहां परीक्षा हाल में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो आप जान लीजिए आज से कि फ्लोरीन जो है फ्लोरीन का कोई तत्व नहीं है बल्कि यह कार्बन यौगिक का एक रूप है। ठीक है ना। तो कार्बन यौगिक का रूप फ्लोरीन है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। बकमिंस्टर फुलरीन एक गोलीय फुलरीन अणु कार्बन का अपर रूप है जिसका सूत्र क्या होता है, सी। ठीक है। 20 खटभुजों तथा 12 पंचभुजों से निर्मित कितने 20 षटभुज हैं और 12 पंचभुज से निर्मित इस यौगिक की संरचना में कार्बन परमाणु बहुफलकीय संरचना से आबद्ध होते हैं। ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 10वां प्रश्न है, 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग अफसर था? आपको बताना है कि जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उस समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग अफसर कौन था? ऑप्शन ए है हेनरी लॉरेंस, ऑप्शन बी है कर्नल फिनिश, ऑप्शन सी है हैरसे और ऑप्शन डी है सर ह्यू व्हीलर। तो 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग अफसर कौन था? वो था हैरसे। ठीक है। तो सी ऑप्शन सही है। हैरसे जो है उस समय ब्रिटिश कमांडिंग अफसर था जब बैरकपुर में विद्रोह हुआ 1857 का। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए मार्च 1857 में 34वीं, ध्यान रखिएगा 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे, किसके सिपाही थे? 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। मंगल पांडे के विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल जॉन बेनेट हैरसे कमांडिंग अफसर था। कौन था? जॉन बेनेट हैरसे। तो आप जान लीजिए ये प्रश्न दोस्तों बहुत पूछा जाता है कि मंगल पांडे किस इन्फेंट्री या किस बटालियन के सैनिक थे। तो आप याद रखिएगा मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। ठीक है। चलिए 11वें प्रश्न की तरफ चलते हैं, लेकिन दोस्तों उसके पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि अगर कोई भी नई अपडेट हो तो वो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों अगर आप इन प्रश्नों की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप टेलीग्राम से इन प्रश्नों को पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आप
RO UPPCS के साथ साथ यूपी पुलिस या यूपी ट्रिपल SC के लिए भी आप कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमने टेस्ट सीरीज या प्रैक्टिस सेट करवाया हुआ है। यूपी पुलिस के लिए हमने GS और हिंदी का बहुत ही उत्तम प्रकार के प्रश्नों का कलेक्शन करके टेस्ट सीरीज करवाया हुआ है, जिन प्रश्नों को परीक्षा में आने की संभावना लगभग 100% तक है। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से जाके उस वीडियो की प्लेलिस्ट में जाके आप उसे देख सकते हैं और यूपी पुलिस के एग्जाम की परीक्षा को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज 11वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ कब हुआ था? आपको बताना है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई। ऑप्शन ए है 15 अगस्त 2002, ऑप्शन बी है 31 मार्च 2003, ऑप्शन सी है 18 जून 2005 और ऑप्शन डी है 12 अप्रैल 2005। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 12 अप्रैल 2005 को। ठीक है, 12 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की योजना की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, कभी कभी किन्हीं परीक्षाओं में ऐसा भी पूछा गया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना में हुआ है? क्या किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ हुआ है? तो वो है 10वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी? 10वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, देश की ग्रामीण जनसंख्या को प्रभावी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, अब देखिए देश की ग्रामीण जनसंख्या को प्रभावी स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए, अब देखिए इसमें ग्रामीण लगा है ना, तो आप जान जाइएगा कि ये ग्रामीण जनसंख्या के लिए था। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल 2005 को प्रारंभ किया गया। ठीक है ना, इस कार्यक्रम को पूरे देश में कार्यान्वित किया जा रहा है और यह कार्यक्रम अभी भी चल रहा है। ठीक है ना। 12वां प्रश्न है, चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है, जिनकी है वे कौन से हैं? चुनारगढ़ में जो अनूप वेदिका है वो किनकी है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है आदि शंकराचार्य, ऑप्शन बी है भर्तृहरि, ऑप्शन सी है चैतन्य और ऑप्शन डी है रामानंद। तो बताइए कि चुनारगढ़ में अनूप वेदिका किसकी है? तो ये है ऑप्शन बी, भर्तृहरि की। ठीक है ना, भर्तृहरि की अनूप वेदिका है जो चुनारगढ़ में स्थित है। तो बी ऑप्शन सही है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, चुनारगढ़ पूर्वी उत्तर प्रदेश के चुनार में स्थित है। कहाँ स्थित है? पूर्वी उत्तर प्रदेश के चुनार में स्थित है। इस गढ़ के अंदर सोनवा मंडप, 52 खंबा, सौर घड़ी तथा भर्तृहरि की समाधि आदि दर्शनीय विरासतें हैं। अब देखिए, चुनारगढ़ में कौन कौन सी दर्शनीय विरासतें हैं? एक है सोनवा मंडप, दूसरा है 52 खंबा। अगर पूछा जाए 52 खंबा कहाँ स्थित है तो चुनारगढ़ में स्थित है। तीसरी है सौर घड़ी, ये भी इंपॉर्टेंट है। और चौथी है भर्तृहरि की समाधि, जिसे अनूप वेदिका कहते हैं। ठीक है ना। तो भर्तृहरि की समाधि अगर कोई पूछे कहाँ स्थित है तो वह है चुनारगढ़ में। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश के चुनार में स्थित है। उनकी समाधि स्थल को अनूप वेदिका कहते हैं। भर्तृहरि के समाधि स्थल को क्या कहते हैं? अनूप वेदिका कहते हैं। ठीक है। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी वाला रोग सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विटामिन और उसकी कमी से होने वाला रोग सुमेलित नहीं। ऑप्शन ए है कैल्सीफेरॉल, अस्थिरुग्णता, तो सही है कैल्सीफेरॉल, अस्थिरुग्णता सही है। दूसरा ऑप्शन है नियासिन पेलाग्रा, ये भी सही है। नियासिन से पेलाग्रा होता है या चर्म रोग होता है। ऑप्शन सी है कोबलामिन, संघातिक रक्ताल्पता, ये भी सही है। साइनोकोबलामिन जो है इसकी कमी से संघातिक रक्ताल्पता हो जाती है।
और डी ऑप्शन है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन दिया है बेरी बेरी, तो बेरी बेरी राइबोफ्लेविन से नहीं होता है। देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं प्रश्नों को। देखिए बेरी बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। किसकी कमी से? विटामिन बी की कमी से होता है, जिसका रासायनिक नाम होता है थायमिन। ठीक है। राइबोफ्लेविन विटामिन बी2 का नाम रासायनिक नाम है, जिसकी कमी से किलोसिस होता है। कौन सा रोग? किलोसिस नामक रोग होता है। किसकी कमी से? राइबोफ्लेविन की कमी से या विटामिन बी2 की कमी से। ठीक है ना, तो इसमें डी ऑप्शन सही था। 14वां प्रश्न है, मत्त विलास प्रहसन का लेखक कौन है? आपको बताना है कि मत्त विलास प्रहसन की रचना किसने की है। ऑप्शन ए है गौतमी पुत्र सातकर्णी, ऑप्शन बी है महेंद्र वर्मन, ऑप्शन सी है महाक्षत्रप रुद्रदामन और ऑप्शन डी है पुलकेशिन द्वितीय। तो मत्त विलास प्रहसन की रचना किसने की है दोस्तों? चाहे वह परीक्षा यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित हो, चाहे यूपी पीएससी द्वारा आयोजित हो और चाहे यूपीएससी द्वारा आयोजित हो, विभिन्न परीक्षाओं में इस प्रश्न को कई तरीके से पूछा गया है, लेकिन बहुत बार पूछा गया है। तो देखिए मत्त विलास प्रहसन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हम आपको पहले बता देते हैं। मत्त विलास प्रहसन का लेखक पूछा है तो ये है महेंद्र वर्मन। ठीक है ना, तो बी ऑप्शन सही है, महेंद्र वर्मन ने मत्त विलास प्रहसन की रचना की है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए मत्त विलास प्रहसन क्या है? एक संस्कृत नाटक है। पहले तो आप जान लीजिए कि मत्त विलास प्रहसन क्या है। यह संस्कृत नाटक है। इसके लेखक पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन है। कौन है? पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन है। इसमें तत्कालीन सामाजिक एवं धार्मिक जीवन के बारे में वर्णन मिलता है। तो मत्त विलास प्रहसन में किसका वर्णन मिलता है? सामाजिक एवं धार्मिक जीवन के बारे में। यह एक परिहास नाटक है जिसमें धार्मिक आडंबरों पर कटाक्ष किया गया है। किस पे? धार्मिक आडंबरों पर कटाक्ष किया गया है। ठीक है ना, तो यह चूंकि बौद्ध धर्म का अनुयायी था धर्मपाल, इसलिए यह जो है धार्मिक आडंबरों को नहीं मानता था। ठीक है, चलिए 15वां प्रश्न है आज का। भारत में अनवरत योजना किस वर्ष कार्यशील थी? कौन सी योजना? अनवरत योजना किस वर्ष कार्यशील थी? ऑप्शन ए है 1968 से 69, ऑप्शन बी है 1978 से 79, ऑप्शन सी है 1988 से 89 और ऑप्शन डी है 1990 से 91। तो आपको बताना है कि भारत में अनवरत योजना किस वर्ष कार्यशील थी। तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन 1978 और 79 में, जब जनता पार्टी की सरकार आई थी तो उसने अनवरत योजना को चलाया था। ठीक है ना, किसकी सरकार आई थी? जनता पार्टी की जब सरकार बनी तब उसने अनवरत योजना को चलाया था। ठीक है ना, तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बी ऑप्शन इसमें सही है। देखिए 1978 में, कब? 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने 5वीं योजना 1974 से 79 को समय से पहले ही समाप्त करके वर्ष 1978-80 हेतु अनवरत योजना, इसे रोलिंग प्लान भी कहते हैं, उसको जारी किया था। ठीक है ना, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी वर्ष 1980 में शासन में आई, फिर क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी जो है 1980 में शासन में आ गई तो उसने वर्ष 1980 से 85 हेतु एक नई छठी पंचवर्षीय योजना जारी की। अतः अनवरत योजना या रोलिंग प्लान वर्ष 1978-79 में ही कार्यशील रही। अब बताइए, देखिए इसमें कितने प्रश्न समाहित हैं इस व्याख्या में। देखिए सबसे पहले तो जनता पार्टी की सरकार ने रोलिंग प्लान को लागू किया था और यह प्लान अनवरत चलती रहती थी। रोलिंग प्लान किसने दिया था? ये दिया था गुन्नार मिर्डल ने। किसने? गुन्नार मिर्डल महोदय को रोलिंग प्लान का जनक कहा जाता है। गुन्नार मिर्डल है। ठीक है ना, इनको रोलिंग प्लान का जनक कहा जाता है। तो रोलिंग प्लान योजना 1978 और 80 में जनता पार्टी की सरकार ने चलाया था। ठीक है ना, दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें जो दी गई है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 79
तक थी, लेकिन इसे 78 में ही खत्म कर दिया गया, मतलब समय से पहले ही समाप्त कर दिया। अगर कोई आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो समय से पहले समाप्त हो गई थी, तो वो है 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसकी जगह पर रोलिंग प्लान लाया गया था, ठीक है। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार 1980 में फिर से सत्ता में आती है, तो उसने फिर से छठी पंचवर्षीय योजना लागू कर दिया, ठीक है ना, 1980 से 85 के लिए। ठीक, ये पूरी बात आप याद रखिएगा। 16वां प्रश्न है, भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। आपको बताना है कि भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र, ठीक है। तो ऑप्शन ए है सिंगरौली, ऑप्शन बी है माकुम, ऑप्शन सी है कर्णपुरा और ऑप्शन डी है नेवेली। तो कहाँ पे लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र मिलता है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी नेवेली, ठीक है। नेवेली जो है दक्षिण भारत में स्थित है, और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में लिग्नाइट कोयला का जो सबसे बड़ा भंडार है वो दक्षिण भारत में ही है, ठीक है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। लिग्नाइट कोयला क्षेत्र है नेवेली। अब देखिए माकुम क्या है। एक बार इसमें भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि सबसे पहले जो तेल की खुदाई हुई थी भारत में वो कहाँ हुई थी, माकुम में हुई थी, और यह कहाँ स्थित है, यह असम में स्थित है, ठीक है ना। तो भारत में जीवाश्मिक तेल की या जीवाश्म तेल की जो सबसे पहले खुदाई हुई थी वह माकुम में हुई थी, इसलिए माकुम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा जो भंडार है वो तमिलनाडु के कुड्डालोर जनपद में स्थित नेवेली है। तो देखिए नेवेली किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु में है, और यह भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा भंडार है, ठीक है। अब लिग्नाइट कोयले के सर्वाधिक भंडार और उत्पादन दोनों क्षेत्रों में तमिलनाडु शीर्ष पर है, ठीक है ना। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 17वां प्रश्न है, भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है। किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरों में रहता है। आपको बताना है कि ऑप्शन ए है बौद्ध, ऑप्शन बी है जैन, ऑप्शन सी है हिंदू और ऑप्शन डी है ईसाई। तो किस धर्म का धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है, तो वो है जैन, ठीक है ना। दोस्तों आपको पता है कि जैन हमारे देश में अल्पसंख्यक हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी अल्पसंख्यक होने के लिए अपने दीन होने का को कभी प्रकट नहीं किया है। जैनी बहुत उद्यमी होते हैं, और आपको बता दूं किसी किसी वर्ष भारत की अर्थव्यवस्था में इनका योगदान 20 से 23-24% तक रहता है, ठीक है ना। तो आप जान लीजिए कि 0.1%, 2%, 3% के आसपास जैनी भारत में है, लेकिन वो जो भारत की अर्थव्यवस्था है, जो जीडीपी है, उसमें 20 से 24% के बीच योगदान करते हैं। तो समझ लीजिए कि ये अल्पसंख्यक समूह किस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक है। तो देखिए यही एक समूह है जो सर्वाधिक नगरों में निवास करता है, ठीक है ना। तो जैन सही है, बी ऑप्शन। देखिए भारत में जैन समुदाय की जनसंख्या कुल जनसंख्या की लगभग 0.4% है। वही हमने आपको बताया कि 0.1, 0.2, 0.3% के आसपास जैन है। तो देखिए भारत में जैनों की जो जनसंख्या है वो 0.4% है, जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में रहती है, ठीक है। अगला प्रश्न है 18वें प्रश्न, कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा है। तो प्रश्न का मतलब है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में गवर्नर जनरल ने भाग लिया था, ठीक है। तो ऑप्शन ए है लॉर्ड इरविन कराची 1931, ऑप्शन बी है लॉर्ड विलिंगटन बम्बई 1915, ऑप्शन सी है लॉर्ड डफरिन बम्बई 1885, ऑप्शन डी है लॉर्ड हार्डिंग लखनऊ 1916। तो किस सम्मेलन में गवर्नर जनरल ने भाग लिया था, वो हो जाएगा
ऑप्शन बी, लॉर्ड विलिंगटन थे, बंबई में सम्मेलन हुआ था और 1915 में हुआ था, इसमें इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, तो बी ऑप्शन है लॉर्ड विलिंगटन। ऐसे पहले गवर्नर जनरल थे जो बंबई में कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिए थे। ठीक है, ला आपकी व्याख्या देख लेते हैं। लॉर्ड विलिंगटन ने कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में भाग लिया था। इस दौरान वह बंबई का गवर्नर था। यह अधिवेशन बंबई में 1915 में आयोजित किया गया। ध्यातव्य है कि तब विलिंगटन गवर्नर जनरल नहीं था। कब नहीं था? जब वह कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुआ था, तब जो है गवर्नर जनरल नहीं था उस समय तक। उसके बाद गवर्नर जनरल बना। भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय के रूप में उसका जो कार्यकाल है वो वर्ष 1931 से 36 तक था। अब देखिए, कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ वो 1915 में हुआ। तब जो है लॉर्ड विलिंगटन गवर्नर जनरल नहीं था, लेकिन प्रश्न इसलिए बनाया गया क्योंकि वो बाद में गवर्नर जनरल बन गया। तो प्रश्न का जो मूल भाव है वो यही है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो बाद में गवर्नर जनरल बना और उसने कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था। तो देखिए, विलिंगटन जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तब गवर्नर जनरल नहीं थे। उन्होंने कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था 1915 में बंबई में। लेकिन देखिए, जब वो गवर्नर जनरल बने तो वो उनका कार्यकाल था वर्ष 1931 से 36। तो मतलब सोचिए 15 वर्ष बाद वो गवर्नर जनरल बनते हैं। ठीक है, 1915 में अधिवेशन होता है और 1931 से 36 के बीच ये लॉर्ड गवर्नर जनरल एवं वायसराय के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है ना। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 39 ए समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। ऑप्शन बी अनुच्छेद 40। देखिए, इसको हम देखते चलते हैं कौन सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो देखिए, अनुच्छेद 39 ए समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन बिल्कुल सही है। अगला तीसरा प्रश्न है, अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण ये गलत है। यह किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 50 में है। किस में? 50 में। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 50 में है। और देखिए, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 ए में, देखिए समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 ए में, ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 में तथा समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में वर्णित है। जबकि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण क्या है? जबकि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण अनुच्छेद 48 में नहीं है बल्कि अनुच्छेद 50 में है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण अनुच्छेद 50 में है। अनुच्छेद 48 में क्या है? कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 48 क्या है? कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है। ठीक है, चलिए 20वां प्रश्न है, लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? ठीक, प्रश्न आपने समझा कि लोहे की कील जो है वो पारे पर तैरती है लेकिन पानी में डूब जाती है। ऑप्शन ए है लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण। नहीं, ये गलत है कि लोहे और पारे में कोई ऐसी रासायनिक क्रिया होती है जिससे लोहा डूब जाता है, तो ये गलत है। ऑप्शन बी है लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम। लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम, ये भी गलत है, ये कोई कारण नहीं है। तीसरा है लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम। देखिए, ये सही है। लोहे का जो घनत्व है, देखिए इसमें भार की बात नहीं है, इसमें किसकी बात है? घनत्व। तो लोहे का जो घनत्व है वह पानी से अधिक है और पारे से कम है। ठीक है,
तो 20 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पारा पानी से भारी है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, लोहे की कील पारे पर तैरती है किंतु पानी में डूब जाती है। इसका कारण यह है कि पारे का आपेक्षिक घनत्व लोहे के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। क्या कारण है? पारे का आपेक्षिक घनत्व लोहे के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है, जबकि पानी का लोहे से कम होता है। समझ गए आप? तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के 20 प्रश्न। ये प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और अगर आप यूपीपीएससी आरओ के अलावा आप यूपी पुलिस या यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उसके लिए जो हमने टेस्ट सीरीज कराई है उसकी प्लेलिस्ट भी बनाया हूँ। उसके लिए उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप जाके उसकी प्लेलिस्ट में सभी वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, हमने आरओ एग्जाम के लिए सामान्य हिंदी का भी टेस्ट सीरीज कराया है, आप वो भी वीडियो जाके देख सकते हैं। और आरओ एग्जाम के लिए जीएस का जो आपने आज का चौथा टेस्ट सीरीज कराया, इससे पहले की अगर आपने 3 टेस्ट सीरीज नहीं देखी है तो उसको भी आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दोस्तों, अगर आप इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। हमारे टेलीग्राम चैनल पर इन प्रश्नों की पीडीएफ उपलब्ध है, जिसे आप डाउनलोड करके आसानी से घर बैठ के पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करिएगा, इससे हमें और बेहतर करने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।